वेलकम बैक साथियों। आज हम पुनः लौटे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के भारतीय राजनीतिक विचारक विषय की चर्चा करने के लिए, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक महान उग्रवादी नेता थे। मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि उग्रवादी और उदारवादी नेताओं में क्या अंतर था, उनकी कार्यप्रणालियों में क्या अंतर था। इस पे भी मैं एक वीडियो आपको बनाकर डालूंगा, उदारवादी और उग्रवादी नेता। तो मोटे तौर पे आप ये जान सकते हैं कि उदारवादी नेता तो वे थे जिनके विचारों में हिंसा को उन्होंने दूर रखा था, यानी अहिंसक तरीके से उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के लिए कार्य किए थे। ये कांग्रेस की स्थापना 1885 की जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो उसके जो शुरुआती वर्ष थे उसमें उदारवादी नेताओं का रोल रहा, जिसमें आप मान सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी। ये जो नेता थे, ये अपनी कार्यशैली इन्होंने इस प्रकार बनाई जिससे इन्हें उदारवादी नेताओं के रूप में हम जानते हैं। इनकी कार्यप्रणाली थी कि ये किसी भी कार्य को करने के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल आदि के माध्यम से अंग्रेज़ों के सामने अपनी समस्याओं को पेश करते थे और उनसे आग्रह करते थे कि वो इन समस्याओं का निस्तारण करें। इसके इतर जब 1905 के दौर में बंगाल विभाजन हुआ तो उदारवादी नेताओं का दौर खत्म हो गया था एक तरीके से, और उसका स्थान ले लिया था उग्रवादी नेताओं ने। अब इन उग्रवादी नेताओं में हम 4 नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखेंगे आप, जिसमें लाल बाल पाल का नाम प्रमुख है और साथ में आप अरविंद घोष का नाम भी ध्यान रखेंगे। लाल बाल पाल को आप समझेंगे कि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, इन्हें हम उग्रवादी नेता मानते हैं। ये थोड़े उग्र तरीके से, यानी कि अपनी जो संस्कृति है उसका गुणगान करते हुए, यानी कि जो हमारी पूर्व संस्कृति, हमारा जो अतीत रहा है उसका गुणगान करते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता साबित करने में लगे हुए थे। और जिनके तरीके थे उनको भी हम यहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसी आधार पे हमें पता लग पाएगा कि किस प्रकार से उग्रवादी नेता कार्य करते थे। तो उसमें सर्वप्रथम हम बाल गंगाधर तिलक को रखते हैं, जिन्होंने एक उनका फेमस स्लोगन है जिसे हम कहते हैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये जो इनका स्लोगन या कथन है, ये बहुत रिलायबल कथन था उस ड्यूरेशन में जब हम अंग्रेज़ों की गुलामी में थे। तो हम यहाँ देखेंगे तिलक के स्वराज्य संबंधी विचार, कि स्वराज्य पर तिलक की क्या धारणा थी कि या क्या कहना चाहते थे। यह कथन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में बाल गंगाधर तिलक का है। उनके अनुसार स्वराज्य किसी व्यक्ति या देश का सर्वांगीण विकास और उत्थान में सहायक है, और वो कहते थे स्वराज्य आध्यात्मिक और राजनीतिक है, जो व्यक्ति के आध्यात्मिक और लौकिक उत्थान में सहायक है। इसका अर्थ है कि अपने देश में अपना ही राज्य और प्रशासन होना चाहिए, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि किसी भी देश के उत्थान के लिए उसके स्वराज्य संबंधी अवधारणा इस प्रकार की होना चाहिए कि मानव के विकास में आध्यात्मिक और लौकिक उत्थान में सहायक कौन है, उसका स्वयं का प्रशासन में भागीदार होना। तिलक ने स्वराज्य की प्राप्ति हेतु स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि तिलक ने जो स्वराज्य की अवधारणा दी उसमें किन किन साधनों का प्रयोग किया। तो एग्जाम में आपके छोटे सवाल के रूप में आ सकता है, तिलक की स्वराज्य प्राप्ति की अवधारणा में कौन कौन से सहायक तत्व रहे। तो आप बताएंगे स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा उनके प्रमुख साधन थे स्वराज्य प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहले हम शिक्षा संबंधी या राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचारों को देखेंगे। तो तिलक एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की जोरदार वकालत की। किसकी वकालत की? राष्ट्रीय शिक्षा की वकालत की, न कि देसी शिक्षा की। आप एक नेशनल एजुकेशन की ओर उन्होंने ध्यान दिया। तिलक का मानना था कि राष्ट्रीय शिक्षा से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकता है और देशवासियों के जो मत हैं
उन मतांतरों से ऊपर उठकर संगठित हो सकते हैं वो लोग। वो कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति और देश में एक ही प्रकार की शिक्षा नीति लागू होगी तो व्यक्ति शिक्षित होगा और एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो पाएगा उसका, जिससे क्या होगा, समस्त देशवासी अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर किसके लिए सोच पाएंगे, अपने देश के हित के बारे में सोच पाएंगे और संगठित हो सकेंगे और देश की शक्ति बढ़ेगी। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा भारतीय पद्धति और पाश्चात्य पद्धति दोनों का समन्वय है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखेंगे इस जगह कि जो राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं तिलक, वो क्या है, वो दोनों ही शिक्षा पद्धति यानी भारतीय शिक्षा पद्धति और जो वेस्टर्न एजुकेशन है उन दोनों का मिला जुला रूप या समन्वित रूप है। राष्ट्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रमुखतः निम्न बातें थी: औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने, धार्मिक शिक्षा और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बने। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि जो व्यक्ति है जो एजुकेशन प्राप्त कर रहा है उसे टेक्निकल एजुकेशन मिले, उसे इंडस्ट्रियल एजुकेशन मिले और वो मुख्य रूप से पाठ्यक्रम का अंग बने। और जो रिलीजियस एजुकेशन है, धार्मिक शिक्षा है, और उसका क्या होना चाहिए, वो होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति को समझने में आसानी रहे। अब इस कथन के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जा सकता है, क्या ये भारतीय अशांति के जनक थे? तो सर वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा दी है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जा सकता है? तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कि सर वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है और कहा कि जनता में द्वेष फैलाने वाले सबसे खतरनाक अग्रदूतों में से एक थे। कौन? तिलक। तिलक को वो क्या मानते हैं? भारतीय जनता में द्वेष फैलाने वाले सबसे खतरनाक व्यक्ति मानते थे वैलेंटाइन शिरोल। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रेरित किया। वो बताते हैं कि वैलेंटाइन शिरोल जी कि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से भारतीय जनता को जो ब्रिटिश सरकार की गुलामी में थी उसे क्या किया, सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रेरित किया। तिलक ने भारतीय जनता को सशस्त्र विद्रोह के लिए नहीं वरन शांतिपूर्ण जन आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। उनका कार्य हिंसा या क्रांति को प्रोत्साहन देना नहीं था। इस प्रकार तिलक इस अर्थ में भारतीय अशांति के जनक नहीं थे जिस अर्थ में वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक के लिए अशांति के जनक की संज्ञा का प्रयोग किया है। तो यहाँ दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। वैलेंटाइन शिरोल ने जो अपनी पुस्तक है इंडियन अर्नेस्ट में कहा कि तिलक ने भारतीय जनता को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्रोह करने के लिए भड़काया, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कभी हिंसात्मक तरीके से स्वराज्य प्राप्ति के लिए बात कभी नहीं की। उन्होंने अपने साधनों को उग्र जरूर रखा लेकिन हिंसात्मक नहीं रखा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की बात की, ना कि सशस्त्र विद्रोह की बात की। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि तिलक ने शांतिपूर्ण जन आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया, हिंसा और क्रांति से विद्रोह करके स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर तिलक ने जन जागृति तथा शांतिपूर्ण जन आंदोलन का मार्ग अपनाकर जनता के मस्तिष्क में देश के प्रति अशांति उत्पन्न कर दी और इस दृष्टि से उन्हें भारतीय शांति के जनक का सम्मान अवश्य ही प्राप्त है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से तिलक के ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आए होंगे कि किस प्रकार स्वराज्य के लिए वो बात करते हैं और किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की बात की, किस प्रकार से उन्हें अशांति का जनक कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंटों को, जो तीनों क्वेश्चंस आपके 5 नंबर पे बन सकते हैं, उन पर आप विशेष फोकस करेंगे और अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे अपन। धन्यवाद।